हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आ गया है फिजिकल केमिस्ट्री का बेहतरीन सेशन और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस तो रहेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़े थोड़े डिस्कस कर दूंगा ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो और बेहतरीन हो जाए। ये प्रैक्टिस सीरीज है। फिजिकल केमिस्ट्री की पहली प्रैक्टिस सीरीज में हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। काइनेटिक्स के भयंकर इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है। अभी तो नेट का पेपर है, नेट के पेपर में तो अभी कुछ बचा नहीं है, बस आने ही वाला है। बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। आपकी प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छी की होगी। प्लीज अब रिवीजन का समय है, आप रिवाइज कीजिए और बेहतरीन करके आइए। क्वेश्चन को अच्छे से, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। वहां पे काफी चॉइसेस है और आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर आप सेलेक्टेड मेजर टॉपिक्स पढ़ें। कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए इसकी अब चर्चा करते हैं। गेट का पेपर और आईआईटी जैम के जो एस्पायरेंट्स है ना, उनके लिए ये सेशंस भयंकर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए इन क्वेश्चंस को करते हैं, समझते हैं। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं आईआईटी जैम के एग्जाम में भी और गेट के एग्जाम में भी। चलिए शुरू करते हैं, खेला खेला स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इस रिएक्शन का, जहां पर ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन है और ओजोन से रिएक्ट करती है और दो मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक ऑक्सीजन बनते हैं। इसका रेट कांस्टेंट आपको सेंटीमीटर क्यूबिक पर मॉलिक्यूल पर सेकंड में दिया है और आपसे कह रहा है कि भाई इसे एक्सप्रेस कर दे, मतलब यूनिट कन्वर्जन का सवाल है। आप जानते हैं यूनिट कन्वर्जन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट काम फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यू मस्ट नो एप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज और उसके बाद यूनिट कन्वर्जन। दोनों भयंकर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दोनों चीज आती है, फॉर्मूले आते हैं और यूनिट कन्वर्जन आती है ना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि 90% आपने क्वेश्चन को जीत लिया है। बस 10% आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल होती है, 10% आपकी मैथमेटिकल स्किल होती है। बस उस पर आप क्वेश्चन पर खेल जाएंगे। तो दोस्तों दो चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। फॉर्मूले आपको पक्का पता होने चाहिए और दूसरा यूनिट कन्वर्जन तो भयंकर इंपॉर्टेंट है। हर बार सवाल आता है गेट में, मैं कह रहा हूं हर बार सवाल आता है यूनिट कन्वर्जन पे। हर बार वो आपको फंसाता है यूनिट कन्वर्जन में और आईआईटी जैम में भी। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या कह रहा है? यहां पर सिंपल यूनिट कन्वर्जन का सवाल है। आपको क्या दे रहा है? रेट कांस्टेंट उसने दिया हुआ है, इसमें सेंटीमीटर क्यूबिक पर मॉलिक्यूल पर सेकंड में, और पूछ किस में रहा है? कह रहा है कि एक्सप्रेस कर दे इसे डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर सेकंड में, इसमें एक्सप्रेस कर रही है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे सेंटीमीटर क्यूबिक को डेसीमीटर क्यूबिक में बदलना है। वाह, ये कैसे होगा? तो आपको इसको इसमें बदलना है तो पहले आपको इसका इसके साथ रिलेशन पता होना चाहिए। तो फिर ऐसे में क्या होगा? 1 डेसीमीटर क्यूबिक जो होता है, 1 डेसीमीटर जो होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। या फिर अगर आप मान लीजिए आपको ये उस समय याद नहीं आ रहा है तो आपको कुछ तो याद होगा, थोड़ा बहुत याद होगा। मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप याद रखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक। कभी भी 1 डेसीमीटर क्यूबिक लिखा हो तो आप तुरंत उसे लीटर में कन्वर्ट कर लें। तुरंत आप उसे लीटर ही समझे, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूबिक 1 लीटर के बराबर होता है। लीटर में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लीटर नोन है, क्योंकि आप मोलरिटी जानते हैं। आपने मोलरिटी जिंदगी में मोलरिटी पढ़ी है और मोलरिटी ज्यादातर हम क्या करते हैं? पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, बोलो यार, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यही होती है मोलरिटी। तो फिर कंसंट्रेशन आप हमेशा लीटर में एक्सप्रेस करना सीखे हुए हैं। तो फिर ऐसे में 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है और यही 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर भी होता है। अगर आपको इतना सा पता है ना तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से खेल जाएंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल। या तो आपको ये रिलेशन पता हो या फिर आपको ये रिलेशन पता हो। कोई भी अगर एक रिलेशन आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इसमें खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेंटीमीटर क्यूबिक में दिए कितना रेट कांस्टेंट है? 8 into 10⁻⁻15। फिर क्या दिया? फिर दिया सेंटीमीटर क्यूबिक, बहुत बढ़िया। फिर क्या दिया? फिर दिया मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और फिर दिया पर सेकंड, फिर दिया हुआ है पर सेकंड। क्या दिया है? पर सेकंड। करना क्या है? करना ये सेंटीमीटर क्यूबिक को डेसीमीटर क्यूबिक में बदलना है। कुछ नहीं करना। तो यहां पर क्या है? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज
इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहीं से इसे निकालना चाहूं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1 डेसीमीटर। बोलो यार, यही हो जाएगा। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, 8 × 10 टू द पावर -15 उतार दो, बिल्कुल उतार दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेंटीमीटर की जगह, इस सेंटीमीटर की जगह आप क्या कर सकते हैं, इस सेंटीमीटर क्यूबिक को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस सेंटीमीटर क्यूबिक को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सर, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, यही होता है। समझ में आया आपको? वहां से अगर मैं सेंटीमीटर की जगह डेसीमीटर के फॉर्म में इसे डाल दूं तो क्या डालूंगा, ऐसे डाल दूंगा सर, ऐसे डाल दूंगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, उस रिलेशन को यूज करके? हाँ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। पर मॉलिक्यूल है, ओहो पर मॉलिक्यूल, तो आपको पता है 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। यही होता है 1 मोल इज इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर, और ये किसके बराबर होता है, ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हमें पर मोल में रिपोर्ट करना है तो हम क्या करें, पर मोल में रिपोर्ट करना है तो क्या करें, मतलब मैं इसको नीचे ले जाऊं, इस मोल को नीचे ले जाऊं। कहने का मतलब ये 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं पर मोल में। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूं, हाँ बोल सकता हूं। तो यहां पर क्या था, एक मॉलिक्यूल था, यहां पर एक मॉलिक्यूल था जो आपको गिवन था, उसमें एक मॉलिक्यूल था, पर मॉलिक्यूल था, लेकिन आपको निकालना क्या है, पर मोल निकालना है। अरे एक मॉलिक्यूल का आपको दिया हुआ था, आपको निकालना किसका है, एक मोल का, एक मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, एक मोल का निकालना है। मतलब एक पेन का आपको रेट दे रखा है, एक पेन का रेट दे रखा है, एक मोल पेन्स का रेट आपको निकालना है। समझ गए आप मेरी बात? मतलब एक पेन का रेट दे दिया आपको और कह रहा है 10 पेन का रेट बता दे, तो आप कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक के रेट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया आपको? तो वैसे ही आप क्या करेंगे, अगर पर मोल का निकालना है, तो मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, मॉलिक्यूल का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको मोल का रेट कांस्टेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, और Na क्या है, Na ये है, कर दीजिए आप इसे मल्टीप्लाई, 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल पर मोल। यही होगा। आगे आपको समझ में, और इसके बाद क्या रहेगा, पर सेकंड है, पर सेकंड तो आप पर सेकंड रखेंगे, पर सेकंड में तो कोई कुछ गड़बड़ करनी नहीं है। यहाँ पर मॉलिक्यूल भी आप रख लीजिए, और पर सेकंड तो है ही, बस कुछ नहीं करना। क्या होगा, ये मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, बहुत आसानी से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके पास पर मोल पर सेकंड डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। इसी में ही तो रिपोर्ट करना है। अरे एक मॉलिक्यूल का दिया है और आपको एक मोल्स का पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया आपको मेरी बात? तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करिए, इसको मैं मिटा देता हूं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, 8 6 48, अराउंड 48, तो ये आ जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो ये आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 15, ये तो 10 टू द पावर 15 उतर गया, यहां से क्या आ जाएगा, इनटू 10 टू द पावर -3, और वो 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल कट गया, डेसीमीटर क्यूबिक रहा, और पर मोल रहा, अरे पर मोल रहेगा, और पर सेकंड रहा। इसी में रिपोर्ट करना था, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 48 इंटू 10 टू दी पावर 8 का हो जाएगा 18 -18, और ये 23, ये आ जाएगा 5 डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर सेकंड। ये इसका आंसर होगा। तो सिंपल आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन का सवाल था, बेसिक सवाल था, आप इसे कर सकते हैं। चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ, बिना समय गवाए जबरदस्त सवाल आपके सामने आएगा। मेरे सारे सवाल ही जबरदस्त हैं, आपको बस ध्यान से करना है। आपको ये क्या दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज रेट, दिस इज इनिशियल रेट, ये इनिशियल रेट है, और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है।
इनिशियल कंसंट्रेशन है और इनिशियल रेट है, और आपसे पूछ रहा है बता दे रिएक्शन का ऑर्डर बता दे, रिएक्शन का ऑर्डर बता दे जे के रिस्पेक्ट में, और रेट कांस्टेंट बता दे। बहुत आसान सा सवाल है, प्लीज बताइए जल्दी से, आप बताइए। आपको 1 मिनट का समय दिया मैंने। बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी कभी आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जनरल रेट इक्वेशन लिखते हैं। मतलब मान लीजिए ये रिएक्शन कुछ इस तरह का रहा होगा, इस तरह का रहा होगा, ये रिएक्टेंट रहा होगा और ये प्रोडक्ट रहा होगा, और कोई NH ऑर्डर ये फॉलो कर रहा होगा। तो इसका अगर मैं इसके रेट का, इस रिएक्शन के रेट का अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखता हूं, मैं सिंपल क्या करता हूं, रिएक्टेंट की पावर n लगा देता हूं। ये क्या है, ये ऑर्डर है, ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं, यकीनन आप जानते हैं। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन डाल रहे हैं तो इनिशियल रेट हो जाएगा, मतलब R0 हो जाएगा। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन डालते हैं ऐसा ही होगा। तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, इनिशियल रेट्स आपको दे रखे हैं, एन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकाल देते हैं। 2 केस बनेंगे इसमें। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तुरंत 2 केस बना के खड़े हो जाना, 2 केस तुरंत बनाना और दोनों को कंपेयर करना, एन की वैल्यू निकाल लेना। चलिए निकाल देता हूं। तो सबसे पहले आप ये ले लीजिए और फिर आप ये ले लीजिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से लीजिए, जहां पर आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो। ज्यादातर कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से काट पीट के कर दें, जल्दी से जल्दी आपको काम करना है, क्योंकि ये तो कंपटीशन है। यहाँ पर तो आपको पूरा वो तो दिखाना नहीं है कि मेरे में मैंने बहुत से सवाल किए हैं तो मैं जितना डिफिकल्ट पार्ट है वो सारा लूं। अरे नहीं, यहाँ कंपटीशन है, यहाँ स्मार्ट काम करना है। यहाँ पर आप सिंपल 2 केस लीजिए और n की वैल्यू निकाल लीजिए, बात खत्म हो गई। यहाँ पर ज्यादा अपने आप पे ज्यादा तेज नहीं बनना है, समझ गए आपने बात। जो जिन टर्म्स से आप सिंप्लीफिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप वो कीजिए बजाय यहाँ पे तेज बनने के। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये 5 है, इनिशियल कंसंट्रेशन 5 है और रेट है 3.6 रेट है। और ये वैल्यू ध्यान रखना मेरे भाई, ये वैल्यू ध्यान रखना, ये वैल्यू ध्यान रखना, 10 की पावर -3, 10 की पावर 7, ये सब ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप मिस कर जाते हैं, ये आप भूल जाते हैं और यहीं से फिर पूरा रायता फैल जाता है। तो प्लीज आप इसको ध्यान रखें और तुरंत आप केस 1 बनाइए। केस 1 बना लिए। केस 1 में क्या है, रेट आपको दे रखा है। देखिए मैं पूरी बात ही लिख देता हूं। क्या है, 3.6 10 टू द पावर -7, ये आपका रेट है। ये आपका रेट है। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन है 5 × 10 टू द पावर -3, यही है। और n इसका ऑर्डर है। ये केस 1 हो गया। और ऐसे ही आपको केस 2 बना लेना है। केस 2 में आपने क्या लिया, केस 2 में मैंने ले लिया 30। केस 2 में मेरा क्या आ गया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया और ये रेट आ गया, इनिशियल रेट। तो क्या आ जाएगा, 130 × 10 टू द पावर -7 Kn, और वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा पावर n। बोलो यार, ये 2 केस बन गए आपके। अब आपको क्या करना है, 2 इक्वेशन आपके बन गए, दोनों को आप रेशियो ले लीजिए, एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 टू द पावर -3 की पावर n, यही है। बोलो यार, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो Kn तो कैंसिल हो जाएगा, Kn तो कैंसिल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास केवल एक ही वेरिएबल, और उस वेरिएबल को ही तो आपको निकालना है, यही वेरिएबल तो बचेगा, इसी को ही तो निकालना है। निकाल देते हैं, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 3.6 और 130 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे, तो आ जाएगा 1/6। दोस्तों थोड़ी माफी चाहूंगा, बीच में ये कैमरा रुक गया, ये बहुत पकड़ा रहता है मेरे इसमें। सो वो 2-3 सवाल मैंने रिकॉर्ड भी कर लिए थे इसके आगे वाले भी, और वो रिकॉर्ड नहीं हुए, तो यार कोई बात नहीं, खैर करेंगे, कोई बात नहीं। ये थोड़े दिनों की समस्या है, ये सब दूर हो जाएगी एक बार। आप जो भी रिसोर्सेज मेरे पास, मैं इसे बेहतरीन करने की कोशिश करता हूँ, प्लीज, कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है। टेकिंग, अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, दोनों तरफ मैं लॉग ले लूंगा। सर मेरे पास अननोन क्या है, अननोन मेरे पास n है, और मैं इसको निकालने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लूंगा। और जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 130। देखिए सिंपल वैल्यू डाली है मैंने, कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू डाली है, रेट की वैल्यूज डाली है और इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू डाली है, और यहाँ पर भी आप लॉग करेंगे 1/6 आएगा n, और यहाँ से जब आप n सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। मतलब इस रिएक्शन का ये जो कन्वर्जन है ना, ये कन्वर्जन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है।
अब ये तो रेट तो आ गया, सॉरी ऑर्डर तो आ गया, ऑर्डर तो अपन निकाल दिए। अब अपने को क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना। अगर आप इस केस को कंसीडर करते हैं तो इस केस में क्या है, इस केस में सर दो वेरिएबल हैं, दो अननोन है, ना ये पता है ना ये पता है। लेकिन अब एक चीज तो पता लग गई है, ये तो पता लग गया। तो आप किसी को भी ले लीजिए, आप इस वाली इक्वेशन को ले लीजिए, केस 1 वाली या केस 2 वाली, किसी इक्वेशन को ले लीजिए। आपको एक वेरिएबल तो पता लग गया, एक अननोन तो आपको पता लग गया, आप बहुत आसानी से दूसरा अननोन भी निकाल सकते हैं। आप n की वैल्यू पुट कीजिए, आप kn बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दैट्स इट, समाप्त हो गया ये खेल। चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल है, बताइए, अपने आप में जबरदस्त सवाल है। सो दोस्तों, बेहतरीन सवाल है ये, स्टोचोमेट्रिक नंबर का सवाल है। बताइए ये स्टोचोमेट्रिक नंबर क्या होता है, इसकी अलग ही कहानी है। क्या है ये स्टोचोमेट्रिक नंबर, ये क्या है, ये क्या वाला है? अरे ऑर्डर तो बहुत जाना, ऑर्डर भी जाना, मॉलिक्युलरिटी भी जानी, स्टोचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी जाने, ये स्टोचोमेट्रिक नंबर क्या आ गया? ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस? ये स्टोचोमेट्रिक नंबर क्या है, क्या करे इसको, ये क्या होता है? क्या ये है यहाँ पर इस मैकेनिज्म? देखिए ये जो ओवरऑल रिएक्शन है N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका डीकंपोजिशन है और इसका डीकंपोजिशन इस रेट लॉ को फॉलो करता है। और ये जो रेट लॉ है इस मैकेनिज्म के थ्रू प्रपोज किया गया है। पहले ये मैकेनिज्म प्रपोज किया गया, फिर रेट लॉ प्रपोज किया गया। मतलब वो जो रिएक्शन है वो इन स्टेप्स से चलता है, ये कॉम्प्लेक्स स्टेप्स फॉलो करता है, जिनमें इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। ये इसका मैकेनिज्म है। और ये पूछ रहा है, बता दे इन तीनों स्टेप्स का स्टोचोमेट्रिक नंबर क्या है। व्हाट इज स्टोचोमेट्रिक नंबर? तो आप जानते हैं कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के थ्रू चलता है, स्टेप्स के थ्रू चलता है, और स्टेप्स के दौरान रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ये रिएक्टिव स्पीसीज रिएक्शन प्रोसेस के ड्यूरिंग बनते हैं और रिएक्शन प्रोसेस के ड्यूरिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, कंपोज हो जाते हैं, डीके कर जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर इंटरमीडिएट कौन कौन है? सर इंटरमीडिएट वो होते हैं जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखते, ओवरऑल रिएक्शन में होते नहीं है लेकिन स्टेप्स में दिखते हैं। तो ओवरऑल में आपको कौन कौन दिख रहा है? ओवरऑल में तो सर मुझे N2O5 दिख रहा है, N2O5 ओवरऑल में दिख रहा है सर, N2O5 दिख रहा है, N2O5 दिख रहा है, NO2 दिख रहा है, NO2 दिख रहा है, O2 दिख रहा है, NO2 दिख रहा है, ये सब मुझे दिख रहे हैं। ये मुझे ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो ओवरऑल में नहीं दिखते लेकिन रिएक्शन के दौरान बनते हैं, स्टेप्स में, एलिमेंट्री स्टेप्स में दिखते हैं। तो इंटरमीडिएट कौन कौन हो गए? सर इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट NO3 हो गया, और इंटरमीडिएट कौन हो गया? और कौन हो गया? NO हो गया, NO हो गया सर, NO इंटरमीडिएट हो गया और NO3, दो इंटरमीडिएट हो गए इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है और इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए वो दो तरह के इंटरमीडिएट बनाता है। ये इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान स्टेप्स में बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब कमाल की बात है, स्टोचोमेट्रिक नंबर क्या होता है? इंटरमीडिएट ठीक है, तुमने समझा दिया इंटरमीडिएट ये है, लेकिन स्टोचोमेट्रिक नंबर क्या है? स्टोचोमेट्रिक नंबर किसी भी स्टेप का सिंपल ये बताता है कि ये जो इंटरमीडिएट NO3 है, ये NO3, ये फर्स्ट स्टेप में बना। देखिए रिएक्शन के दौरान होगा क्या? इंटरमीडिएट बनेंगे और अगले सब्सिक्वेंट स्टेप में वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीके कर जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में एक NO3 बन रहा है, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेप में अगर मैं देखूं तो सेकंड स्टेप में NO3 डिकम्पोज हो रहा है, थर्ड स्टेप में भी डिकम्पोज हो रहा है। तो ये कैसे हुआ? अगर एक NO3 बन रहा है तो वो सेकंड और थर्ड स्टेप में, मतलब सेकंड स्टेप के लिए भी आपको चाहिए और थर्ड स्टेप के लिए भी चाहिए, लेकिन है तो एक ही, तो ये सेकंड और थर्ड स्टेप चलेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए सर हमें दो NO3 की दरकार है। दो NO3 अगर हमें मिल जाएंगे ना तो मैं सेकंड स्टेप भी चला लूंगा और थर्ड स्टेप भी चला लूंगा, चला लेंगे, बहुत बढ़िया। तो पहले स्टेप में आपको क्या चाहिए? सर मेरे को दो NO3 चाहिए कि दो NO3 बने, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले रिएक्शन को, पहले स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप जितने NO3 आपने बनाए, जितने NO3 रिएक्शन सीक्वेंस में बने, उतने ही NO3 डिकम्पोज हो पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये फिर NO3 आपको ओवरऑल में दिखेगा, जो कि दिख नहीं सकता। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैलेंस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट रिएक्शन सीक्वेंस को, फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इस तरह की दिक्कत दूसरे इंटरमीडिएट के साथ नहीं है। NO भी इंटरमीडिएट है लेकिन इसके साथ ये समस्या नहीं है, क्योंकि ये सेकंड स्टेप में जनरेट हुआ, थर्ड स्टेप में डिकम्पोज हो गया, तो इसके साथ समस्या नहीं है। लेकिन NO3 के साथ ये समस्या है, और इस समस्या को दूर करने के लिए आपको
फर्स्ट इक्वेशन को जितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि NO3 आपको ओवरऑल में ना दिखे, वही उस फर्स्ट स्टेप का स्टोइचोमेट्रिक नंबर होगा। सो ऐसे में इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप का स्टोइचोमेट्रिक नंबर। सेकंड थर्ड स्टेप में तो आपको कुछ करना नहीं है, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप आप जोड़ेंगे तो ये तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे, ये तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर अगर 2 बनेंगे तो इन दोनों को जोड़ के ये भी खत्म हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप का भी स्टोइचोमेट्रिक नंबर 1 और थर्ड स्टेप का भी स्टोइचोमेट्रिक नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। आया आपको समझ में? सो 211 इज द स्टोइचोमेट्रिक नंबर फॉर दिस रिएक्शन। चलिए भाई, फॉर दीज स्टेप्स चलिए ये सवाल बताइए। सो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसे सॉल्व कीजिए। क्या है ये खेल, जल्दी से करते हैं। सिंपल यहां पर क्या है, यहां पर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, यहां पर ये इथाइल आयोडाइड आपके पास है, इसका न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया हुआ है। तो सिंपल आपको रेट कांस्टेंट जो है ना डिफरेंट टेंपरेचर पे 298 केल्विन पर रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, और ठीक इसी तरह से 333 केल्विन पर भी आपको रेट कांस्टेंट गिवन है। पूछ रहा है इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बता दे, एक चीज, और 305 केल्विन पर इसका रेट कांस्टेंट बता दे। सो आपको ये खेल खेलना है, जल्दी से इसे आप सॉल्व करिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूं सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, सिंपल कुछ नहीं है, एरहेनियस इक्वेशन का सवाल है, और आप जानते हैं एरहेनियस इक्वेशन के मुताबिक क्या है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, टेंपरेचर की डिपेंडेंस कुछ इस तरीके से रखता है। एरहेनियस इक्वेशन तो यही कहती है। तो सिंपल अपने को एरहेनियस लगानी है, और एरहेनियस आप लगाइए। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर आपको 2 केसेस हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है केस 1 में आपको टेंपरेचर दिया हुआ है, टेंपरेचर आपको 289 केल्विन दिया हुआ है, और आपको ये आप T1 ले लीजिए, और दूसरा आपको K1 जो है ये भी दिया हुआ है, ये है 5.03 10 टू द पावर -2 यूनिट्स का आप ध्यान रखेंगे। यूनिट्स का आप ध्यान रखेंगे, यूनिट्स आपको जरूर आनी चाहिए, भयंकर इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का तो बोल वाला है, यूनिट्स का ही खेल है। डेसीमीटर क्यूबिक मतलब 1 लीटर, बोलो यार, मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी होगी, एक तरीके से खेल सकते हैं आप उसमें। इसके अलावा केस 2, दूसरा वाला जो केस बनेगा वो दूसरा वाला केस क्या है, दूसरा वाला केस है यहाँ पर आपको T2 दिया हुआ है जो कि है 333 और 333 केल्विन, और K2 जो है ये भी आपको दिया हुआ है, और ये है 6.71, यही है। अब आपको सिंपल एरहेनियस इक्वेशन लगानी है। एरहेनियस इक्वेशन है, कुछ नहीं करना, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सिंपल करते हैं K1 a e की पावर r T1, ये आप सिंपली ये लिखेंगे, बोलो यार, ये लिखेंगे आप सिंपली, और K2 के लिए आप क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है। यहां देखिए, क्योंकि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन्होंने a को डिफाइन नहीं किया है, a की वैल्यू के साथ इसने कुछ नहीं किया है, तो आप इसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट बनी हुई है, टेंपरेचर चाहे बदले चाहे कुछ हो, ये कांस्टेंट बनी हुई है, इसके साथ उसने कोई खिलवाड़ नहीं किया, इसकी वैल्यू को उसने डिफाइन ही नहीं किया। तो इसको सिंपलिसिटी के लिए, मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए आप इसे कांस्टेंट ही मान के चलें, और आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं r/T2 ऐसे। अब दोनों का रेशियो अगर आप लेंगे तो आप इक्वेशन को बहुत आसानी से सिंपलीफाई कर लेंगे। ये तो आपको पता होगा यार, ये तो मैं ऐसे ही आपको लिखवा रहा हूँ, ये तो आपको पता होगा, ये तो आपको आता होगा, ये तो डेरिवेशन के दौरान आपने किया भी होगा। ये तो सिंपल मैं आपको वो फॉर्मूला दिखा रहा हूँ जो आपको लगाना है। वो फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ है, वो कैसे डिराइव हुआ है, सिंपल कुछ नहीं है, दोनों का रेशियो ले लो। दोनों का रेशियो ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा E - EA/RT1, और नीचे आ जाएगा -EA/RT2, और यही ऊपर चला जाएगा। इसी को आप इस एक्सपोनेंशियल को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा EA/R, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा EA/R1, कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। अब आप ln करते हैं, दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग करेंगे, तो दोनों तरफ अगर आप नेचुरल लॉग कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, K1/K2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EA/R 1/T2 - 1/T1। लेकिन अब यहाँ थोड़ी समस्या है, यहाँ समस्या ये है कि आपके पास जो T2 है, ये जो T2 आपके पास ये बड़ा है,
तो इसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आप मैं लिख सकता हूँ सर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस को मैं बाहर निकाल लूँ, माइनस को बाहर निकाल लूँ तो मैं क्या लिख दूंगा K2 by K1। अरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, रेसिप्रोकल कर दोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा EA by R 1/T1 minus 1/T2, कुछ इस तरीके से ऐसा खेल बन जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दिस माइनस कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आपके पास वो फॉर्मूला आ जाएगा जिस पर आपको वैल्यूज डालकर, आपके पास क्या क्या है, आपके पास K2 है, K1 है, T1 है, T2 R है, सार सब कुछ है, बस ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर हो जाएगा EA by R T2 minus T1 T2, बोलो ऐसे हो जाएगा, सिंपल ऐसे हो जाएगा T2 minus T1। और ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ जाएगी। K2 की वैल्यू डाल दो, ये K2 की वैल्यू डाल दो ना यहाँ पर, और K1 की वैल्यू डाल दो, K1 की वैल्यू कहाँ है, ये K1 की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज डाल दो और यहाँ से आपका EA आ जाएगा, EA। अब एक बार आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई रिएक्शन की, और ये एक्टिवेशन एनर्जी लगभग, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये लगभग 88.08 किलो जूल पर मोल के आसपास आएगी, इतनी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। इसको आप सॉल्व कर लेना, वैल्यू डालना, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे यहीं तक नहीं है, सवाल आगे भी है, कह रहा है कि रेट कांस्टेंट और बता दे, 305 केल्विन पर रेट कांस्टेंट और बता दे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, एरहेनियस इक्वेशन, कोई एक एरहेनियस इक्वेशन उठा लूंगा सर और सॉल्व कर दूंगा। नहीं भाई, फंस जाएगा इसमें। अगर तुमने ऐसा कहा कि सर मैं तो ये कोई एरहेनियस इक्वेशन उठाऊंगा, देखिए सर मेरे पास ये है सर टेंपरेचर भी उसने दे दिया, आर भी उसने दे दिया, सर ये कैलकुलेट करूंगा, कैसे करेगा, ये भी तो अननोन है, ये भी तो अननोन है भाई। अरे मेरे भाई ये अननोन है, अननोन। और अगर ये अननोन है तो आपको इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर से आपको एक ऐसी इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा जहां पर ये ए नहीं है, और ऐसे में फिर से आपको इसी इक्वेशन की तरफ लौटना पड़ेगा। अब इक्वेशन में क्या है, अब इस इक्वेशन में क्या है, आपके पास EA है, बिल्कुल है, ये रहा, अभी तो निकाला था, EA है हमारे पास, R भी है हमारे पास। अब यहाँ पर जो T2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो T2 होगा वो 305 हो जाएगा, T1 जो होगा ये हो जाएगा 289, और ये इसी में आप K1 की जो वैल्यू होगी, K1 की वैल्यू आप ये डाल देंगे, तो यार केस 1 वाली, K1 वाली, और K2 की वैल्यू भी अननोन है, यही तो आपको निकालनी है। तो आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे सबकी, आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे, T2 T1 की वैल्यू पुट कर देंगे और खेल जाएंगे, और यहाँ से आप K2 निकालेंगे। डायरेक्ट यहाँ से मत जाना, नहीं बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये तो है नहीं आया समझ में, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। एक बार तो आप देखेंगे तो आपकी धुआं हो जाएगी, अरे ये क्या पूछ रहा है भाई आपको। जरूर आपने इसका सॉल्यूशन कर ही लिया होगा। बताइए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एक्सोथर्मिक कैटालाइज्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब एक रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक नेचर का है। वाह वाह वाह, एक्सोथर्मिक नेचर का है, ये अपने आप में बेहतरीन बातें बोल रहा है। आप इस तरह के सवालों को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना, बहुत आसानी से आप इसे कर देंगे, कुछ नहीं है। सिंपल क्या कह रहा है, एक्सोथर्मिक कैटालाइज्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो तो दिख ही रहा है कि इसमें बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, ट्रांजिशन स्टेट्स इन्वॉल्व है, स्लो फास्ट गिवन है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो है, ये तो समझ में आता है। साथ में क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक नेचर का है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक्सोथर्मिक नेचर का इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन का जो डेल एच है, डेल एच जो रिएक्शन का है वो नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, प्रोडक्ट का जो हीट कंटेंट है ना वो कम है, इट इज लेसर देन, ये कम है हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट से। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप बहुत आसानी से आप इनिशियल देख लीजिए, इनिशियल रिएक्टेंट देख लीजिए और प्रोडक्ट देख लीजिए, इन्हीं से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, इन्हीं से आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं फर्स्ट वाले ऑप्शन की, तो यहां पर रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट की जो हीट इंथैल्पी है, हीट इंथैल्पी कम है, रिएक्शन की जो इंथैल्पी है वो कम है, मतलब रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम है, इसका हीट कंटेंट कम है प्रोडक्ट से, जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए ज्यादा। तो फिर ऐसे में पहला वाला ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गया। ये किसे बता रहा है, ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को बताता है ना यार, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को बताता है।
तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए जो मेरा प्रोडक्ट बने, मेरा जो प्रोडक्ट बने वो कुछ इस तरीके का हो। देखिए यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ और नीचे की तरफ खत्म हो, ऊपर से स्टार्ट हो और नीचे खत्म हो। तो ऐसे ग्राफ कौन कौन से हैं, ये भी सही है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है नीचे खत्म हो रहा है, ये भी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा नीचे ही खत्म हो रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में तो नीचे ही है, ये भी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे खत्म हो रहा है, मतलब ये तो अपन ने एलिमिनेट कर दिया। इन तीनों की बारी है, कमाल। अगले स्टेप की चर्चा करते हैं, अगला स्टेप देखते हैं क्या है। अगले स्टेप में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी जब जुड़ते हैं तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेप है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेप में जो फॉरवर्ड स्टेप है वो स्लो है और बैकवर्ड स्टेप फास्ट है। मतलब a प्लस बी से जब आई ए बी बनता है, आई ए बी ये एक इंटरमीडिएट है, आई ए बी जब बनता है तो फिर आई ए बी का बनना ये एक स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप का क्या मतलब होता है, स्लो स्टेप का मतलब होता है कि इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है, मतलब ये जो है ना, ये रेट कांस्टेंट इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम है, इट इज लेसर देन बैकवर्ड या फिर रिवर्स, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो आप समझ गए होंगे कि जो फॉरवर्ड स्टेप है वो बहुत धीरे हो रहा है, इसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। और ऐसे में क्या हो सकता है, अगर फॉरवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये वाला स्टेप देखिए, ये कहीं ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट होगी, और ये वाली ट्रांजिशन स्टेट में यहां पर ये क्या है, ये फॉरवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड स्टेप की। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड स्टेप की। तो अब मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रही होगी, तभी तो फॉरवर्ड स्टेप स्लो चल रहा है ना। तो ऐसे में क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? हाँ सर, यहाँ तो मामला सही चल रहा है सर, यहाँ तो दिख रहा है कि ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना फॉरवर्ड स्टेप की, ये ज्यादा है, इतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी ना यार, इतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, फॉरवर्ड स्टेप के लिए, जबकि बैकवर्ड स्टेप के लिए तो कम ही लेनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे में यहाँ तक तो मामला जम गया। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर तो लगभग बराबर है, मामला नहीं जमेगा, बिल्कुल मामला नहीं जमेगा। और अगर यहाँ पर बात करूं तो यहाँ फॉरवर्ड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अगर फॉरवर्ड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होती तो फिर फॉरवर्ड स्टेप फास्ट होता ना भाई। तो फिर ऐसे में ये वाला खेल भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला खेल जम रहा है। अभी तक तो ये वाला खेल जम रहा है सर, ये भी गया, सर ये भी गया और ये भी गया, ये वाला जम रहा है अभी तक। चलिए इसको जमा लेते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, इसको जमा लेते हैं। यहाँ तक आप पहुंच चुके, यहाँ तक आप खेल कर चुके हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। K1 क्या कहता है, इफ K1 इज मच स्मॉलर, K1 बहुत स्मॉलर है K2 से, K1 बहुत स्मॉलर है। अब K2 क्या है, K2 ये है, दिस इज K2, K1 हो गया, K1 आपका हो गया IAB से AB प्लस I बनना, मतलब ये हो गया आपका K1 और ये हो गया आपका K2। बहुत बढ़िया। अब कमाल क्या कह रहा है कि K1 जो है ना ये बहुत स्मॉलर है K2 से, वो तो दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला पहाड़ देखिए, इतना पहाड़, इस IAB को AB प्लस I बनने के लिए इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। मतलब ये जो EA1 है ना ये बहुत ज्यादा है, और अगर EA1 ज्यादा है तो अरेनियस के मुताबिक क्या हो जाएगा, आप जानते हैं अरेनियस के मुताबिक क्या होता है, -A/RT। मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी ना, अगर एक्टिवेशन एनर्जी दोस्तों बढ़ेगी तो फिर K घटेगा। ये माइनस साइन है ना भाई, एक्सपोनेंशियली घटेगा K। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी तो K एक्सपोनेंशियली घटेगा। मतलब यहां पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, अगर EA1 ज्यादा है EA2 से, ये EA2 है, EA2, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी EA1 ज्यादा है तो फिर K1 जो होगा वो कम हो जाएगा, इट इज लेसर देन K2। और वो दिख भी रहा है, यहाँ पर दिख भी रहा है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी EA1 ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी EA2 से। और ऐसे में ये खेल होंगे और लास्ट में प्रोडक्ट आपका एक्सोथर्मिक था ही, रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक था ही, ज्यादा स्टेबलाइज था ही रिएक्टेंट से। सो बी वाला जो ग्राफ होगा इट इज द बेस्ट फिट ग्राफ फॉर दिस रिएक्शन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। आपको ये समझ में आ गया होगा, यकीनन इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए कितना आसान था, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है इस इक्वेशन की और रिलेशंस की, एक्टिवेशन एनर्जीज की, रेट कांस्टेंट की, स्लो फास्ट की, तो आप बहुत आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। बताइए आप घबरा जाते हैं, आपको लगता है यार क्या हो गया ये। ऐसा सवाल आपको MSQ में मिल सकता है, गेट में आपको MSQ में ऐसा सवाल मिल सकता है। सो प्लीज ऐसे सवालों को देख के बिल्कुल घबराना नहीं और जमा देना है इसको।
चलते हैं फिर आगे अगले सवाल की तरफ। इंटरेस्टिंग सवाल था ये, आपको जरूर मजा आया होगा। ये वाला सवाल तो बहुत तगड़ा है, ये तो कमाल है, ये तो जबरदस्त सवाल है। इसका आप मुझे बताइए, इस तरह का सवाल पक्का गेट में भी आ सकता है, ऐसा सवाल गेट में भी पक्का आ सकता है और जैम में भी आ सकता है। मैं कह रहा हूं दोनों का फेवरेट है ये, दोनों का फेवरेट है ये, गेट और जैम दोनों में आ सकता है ये, दोनों का फेवरेट है ये, दोनों का फेवरेट, तो दोनों में आ सकता है, गेट में भी आ सकता है, जैम में भी आ सकता है। बताइए क्या होगा इसका खेल। ढंग से पढ़िए पहले सवाल को, फिर कमेंट कीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। पहले सवाल को ढंग से पढ़ लीजिए। मैं बता देता हूं, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि एक बायोमोलिकुलर डीकंपोजिशन रिएक्शन है, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है और इसका बायोमोलिकुलर डीकंपोजिशन है, मतलब दो हाइड्रोजन आयोडाइड ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे आए और एक हो गए, और एक हो गए, ऐसे ऐसे आए, ये इधर गया, ये इधर गया और बना क्या दिया, बना लिया H2 बना लिया, I2 बना लिया। वैसे ये रिएक्शन ऐसे हो नहीं रहा है, कहीं ऐसे कर लो पेरिसाइक्लिक की तरह, ऐसा होता नहीं है। ये ऑर्बिटल सिमेट्री फॉर्बिडन है इस तरीके से मत करना, ये ऐसे नहीं हो रहा है, तो मैंने ऐसे बता दिया यार। अरे ये ऐसे हो नहीं रहा है मेरे भाई, ये तो मैंने ऐसे बता दिया, ऑर्बिटल सिमेट्री फॉर्बिडन है ये रिएक्शन, इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया है। ऐसे ही कोलाइड करेंगे और इस तरीके से ये बना देंगे। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर जो कोलिजन डायमीटर है, जो आप कोलिजन डायमीटर रखते हैं, निकालते भी हैं, ये इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3.5 नैनोमीटर। वाह वाह वाह, शाबाश। और क्या दिया? और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? 183.9 किलो जूल पर मोल। वाह, बहुत बढ़िया। इतनी बातें तो अपने को आ गई समझ में। कोलिजन थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तभी ये सवाल आपसे होगा, नहीं तो होगा नहीं। और कोलिजन थ्योरी पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, जैम वालों के लिए, गेट वालों के लिए और नेट वालों के लिए। पढ़ के जाना भाई, इस तरह का सवाल आएगा तो मैं कह रहा हूं जो पढ़ के गया होगा वही कर पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों वैल्यूज आपको दिए, बहुत बढ़िया। तो सर अब करें क्या? सर बताइए ना, अब करें क्या? करना कुछ नहीं, सिंपल मैं आपको बताता हूं। आपने अगर कोलिजन थ्योरी पढ़ी होगी तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो आता है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। ये तो आपको रट जाना चाहिए, ये आपको रट जाना चाहिए, ये आपको रट जाना चाहिए, ये आपको रट जाना चाहिए। ये आपको, जब दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होती है तो फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या आती है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। और यहाँ पर ये वेलोसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना तभी आप आगे का खेल कर पाएंगे, नहीं तो आगे का खेल यही रुक जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, एक बात ये। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात की कोलिजन जो थ्योरी है ना, जो कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी में आप रेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट को एक्सप्रेस करो तो आप कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट होता है ना, रेट, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट है ना सर, कुछ नहीं करना है सर कुछ नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मली डिफरेंशियल रेट लिखते थे आप वैसे लिख दीजिए। हाँ लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। ले ये लिख दिया, ये लिख दिया HI, नंबर ऑफ HI एटम, क्योंकि ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स की बात करता है, ये कोलिजन्स की बात करता है। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेंशन करने पड़ेंगे। ये यहाँ पर इसकी खास बात है, ये यहाँ पर इसकी खास बात है। वहां पर दूसरी वाली थ्योरीज में आप क्या करते हैं, अगर आप नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं रिएक्शन को तो आप क्या करते थे, आप यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखते थे। कंसंट्रेशन यहाँ पे भी लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर सिंपली पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में जाएंगे, उसके बाद फिर हम कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में उतरेंगे। बाद की बात है, करेंगे उसके बीच चर्चा। तो ये देखिए, पहले तो आप ये लिखेंगे, इसको आप सिंपली क्या लिखते थे? सर इसको मैं सिंपली ये भी तो लिख देता था। अरे ये भी तो तू इसको लिख देता था ना यार, अरे ऐसे भी तो लिखता था तू, ऐसे भी लिखते थे। और क्या लिखते थे? और सर ये भी लिख देता था सर, क्योंकि कोलिजन थ्योरी है ना सर, तो कोलिजन थ्योरी में तो ये भी होता है सर, कितने कोलिजन हुए, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी फैक्टर, दोनों को हम मद्देनजर रखते थे। और कुछ इस तरह का खेल हमारे पास था, ऐसा खेल था हमारे पास, ऐसा था हमारे पास।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, उससे पहले आप इसकी वैल्यू निकालिए, चालू हो जाइए चालू हो जाइए भाई, सवाल आपके सामने रखा हुआ है, चालू ही हो जाइए बस, बिना समय गवाए चालू हो जाइए, बस हो गया खेल। आप डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज होती है, देखो जब भी कभी आप गैसेस में जाते हैं तो केटीसी के अकॉर्डिंग 3 तरह की वेलोसिटी होती है जो कि आप याद कर सकते हैं। मैंने तो इस तरह से याद किया हूं, RAM और 382, ये रूट मीन स्क्वायर है, एवरेज है और मोस्ट प्रोबेबल है, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल है। और यहां पर ये वाली कौन सी है सर, एवरेज वाली है, एवरेज सर एवरेज वाली है, ये वाली है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 8/पाई RT अपॉन M। ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू पुट करिए और यहां से u वाली वैल्यू निकालिए। u वाली वैल्यू जो निकल के आएगी ना दोस्तों, u वाली जो वैल्यू निकल के आएगी ना दोस्तों, वो आएगी 340 मीटर पर सेकंड। अब आप ये मत बोलना सर आप तो देख रहे हो सब, अरे मैं देख रहा हूं क्योंकि मेरे को समय बचाना है भाई, मैं यहां लगाने लग जाऊंगा तो हो गया मेरा काम। आप इसको पॉज करिए और आप करिए काम अपना, आप इसे पॉज कर दीजिए और निकालिए वैल्यूज, इसकी वैल्यू निकालिए, वैल्यू ये फॉर्मूला पुट कीजिए। R वैल्यू आपको पता, टेंपरेचर आपको पता ही है, टेंपरेचर आप रूम टेंपरेचर लगा सकते हैं या फिर ये वाला टेंपरेचर आपको गिवन है, टेंपरेचर का टेंपरेचर प्रेशर तो आपको गिवन ही है, आपको टेंपरेचर गिवन है 700 केल्विन और आपको प्रेशर भी गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। वाह, और एटमॉस्फेयर को अगर बार में अगर अपन करते हैं रिपोर्ट तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर को अगर पास्कल या बार में रिपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 101 325 पास्कल, ये आपको पता होना चाहिए, सारी वैल्यूज आपको रिलेट करनी आनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका एक दूसरे में कन्वर्जन जरूर आना चाहिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां से वैल्यू आएगी 340.4 मीटर पर सेकंड। वाह, तो सबसे पहले तो आप ये वैल्यू निकाल लीजिए, इसको ये सारी वैल्यूज पुट करके। एम आपके पास है ही, अरे मास तो है ना आपके पास, HI का मास आपके पास है 128 ग्राम पर मोल, ये तो है आपके पास। तो आप वैल्यू सारी पुट करिए और निकालिए इसको। यहां से आप z की वैल्यू निकाल पाएंगे, यहां से आप z की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपली z की वैल्यू यहां से आपकी निकल जाएगी। और ये जो z की वैल्यू है, ये जो z की वैल्यू है, देखिए सिग्मा स्क्वायर ये भी आपको दिया हुआ है, ये भी सर दिया हुआ है, सर ये भी दिया हुआ है, ये कितना है, ये है, ये रहा। तो इसको सबसे पहले आप करेंगे, नैनोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करो, SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके कुछ इस तरीके से लिख लो और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो दोस्तों। तो ये सब आपको करना होगा, ये सब आपको चलाना है, ये सब आप जब चला देंगे तो यहां से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। इसको मिटा दो, इसको मिटाना ही पड़ेगा, चारा नहीं है कोई, इसको मिटा देते तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। और वो जो z की वैल्यू है ना, वो z की वैल्यू आपके पास आएगी, वो z की वैल्यू आपके पास आएगी 1.02 10 to the power 36। वाह वाह, पर मीटर क्यूबिक पर सेकंड, मतलब इतने कोलिजन हो रहे हैं 1 मीटर क्यूबिक में, 1 मीटर क्यूबिक में इतने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड। आपको ये वाला खेल समझ में आ गया। अब एक चीज और थी, इससे पहले वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना दोस्तों, z का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये वाला फॉर्मूला z का, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने z का लिखा था, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने z का लिखा था, इसमें ये जो n स्टार है, ये n स्टार क्या है, ये n स्टार क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, कितने मॉलिक्यूल्स हैं HI के, कितने मॉलिक्यूल हैं, इनका नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये कहां से निकलेगा, इनका नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, ये आप कहां से निकालेंगे, n स्टार। ये भी आप कहोगे ना सर n स्टार भी तो निकालना है ना सर, ये तो आपने करवा दिया सर ये तो कुछ था नहीं, ये भी गिवन था, ये भी आपने इसकी वैल्यू आपने बता दी, तो इसका भी बताओ ना, इसका क्या खेल है। इसका खेल सिंपल ये है कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आप कहां से निकालेंगे, ये कहां से निकालेंगे, तो आप जानते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल और नीचे आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सब। तो हम जानते हैं PV = RT और ऐसे में टेंपरेचर आपको गिवन है, टेंपरेचर आपके पास 700 केल्विन आपको गिवन है, खूब गिवन है ये आपको, और प्रेशर भी आपको 1 एटमॉस्फेयर गिवन है। तो ऐसे में और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो था वो मैंने एक ले ही लिया, उसमें कितने एटम्स आते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो तो मैंने ले ही लिए, ये रहे। और ऐसे में आप लिखेंगे RT/Vm,
RT बाई पी, RT बाई पी, RT बाई पी, तो सिंपल आप यहाँ पे लिख देंगे RT बाई पी और इसे आप सॉल्व कर लेंगे और n स्टार की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास सब कुछ है, आपके पास R भी, आपके पास P भी है 700 और प्रेशर भी आपके पास एटमॉस्फेयर है कि Na की वैल्यू भी, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी आपके पास है और यहाँ से आप n स्टार निकाल लेंगे और ये n स्टार निकलते ही आप Z की वैल्यू निकाल लेंगे। मजा ही आ जाएगा, मजा 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 ही आ जाएगा। और मैं बता देता हूँ n स्टार की वैल्यू क्या आएगी, आप सॉल्व कीजिएगा अपने आप से। n स्टार की वैल्यू क्या आएगी, n स्टार की वैल्यू आएगी 1.05 10 to the power 20। अरे वाह, पर मीटर क्यूबिक। ओहो, मतलब मैंने क्या कहा था, ये क्या है, नंबर डेंसिटी है। एक मीटर क्यूबिक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में, एक मीटर क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम में सिंपल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल के आ गया, ये रहा, ये आ गया। तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर डेंसिटी भी आपके पास है, यू भी आपके पास है, ये सब आपके पास है। तो जेड की वैल्यू मैंने आपको बताई दी थी, जेड की वैल्यू आप इस तरह इसे सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं आगे, अब क्या कह रहा है, अब आगे क्या करना है, आपके पास क्या है, आपके पास कोलिजन रेट आपको मिल गया, जेड की वैल्यू आपको मिल गई, कोलिजन रेट आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन, ओहो हो, आर बताना है जी, आर बता दे। कुछ नहीं है सर, सर कुछ नहीं है सर, अभी बता देता हूँ सर, सर अभी बता दूंगा। ये तो सर ऐसे ही तो था, माइनस डी एन स्टार बटे डी टी, यही तो था, यही तो था, नहीं तो ये है, ये है, नहीं तो ऐसा ही, ऐसा ही है। बोलो यार ऐसा ही है, तो सिंपल आप क्या करोगे, रेट निकालने के लिए इससे पहले आप क्या करोगे, उससे पहले मैं ये निकालूंगा सर, सर पहले ये तो निकालूं, ये के को निकालूं, और के तो मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने के का जिक्र किया, के का जिक्र मैंने आपके सामने कर ही दिया था, ये है माइनस ई ए बाई आर टी। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास ई ए है, हाँ बिल्कुल है सर, मेरे पास ई ए भी है, मेरे पास टेम्परेचर भी है, मेरे पास जेड की वैल्यू भी है। सिंपल मैं निकाल लूंगा के की वैल्यू, के की वैल्यू आप निकालिए, देखिए के की वैल्यू निकली हुई है इसमें। के की वैल्यू जैसे आप निकाल के देंगे तो सबसे पहले देखो, सिंपलीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपलीफाई करने के लिए आप इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर लीजिए। जैसे जैसे इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये तो सॉल्व है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, अभी किया तो यार जेड है, तो इसलिए ये तो अलग हो गया। इस वाले पार्ट को आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ई ए है और टेम्परेचर है, आर भी है, सब कुछ है, तो आप इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए और ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वाली वैल्यू आएगी 1.89 10 to the power minus 14। ये आ जाएगी वैल्यू, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार जबरदस्त, ये वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई, ये वैल्यू आपकी खेल आ जाएगा, खेल खेल आ जाएगा, खेला ही हो जाएगा। ये आ गया, ये आपने निकाल दिया, यही आपने निकाल दिया, बोलो यार यही आपने निकाल दिया। और कमाल की बात बोलूं, और कमाल की बात बोलूं, और कमाल बोलूं, देखिए जब आप कोलिजन थ्योरी की बात करते हैं ना, कोलिजन थ्योरी की बात करते हैं, तो कोलिजन थ्योरी में क्या है, कोलिजन थ्योरी में कोलिजन्स की बात होती है, केवल कोलिजन की बात। क्या उतनी एक्टिवेशन एनर्जी है, हाँ सर एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या ये जो रेट ऑफ कोलिजन्स है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये आपको पता है, हाँ ये भी पता है, ये भी पता है, एनर्जी का भी पता है और कोलिजन्स का भी मुझे पता है। जब आपको दोनों ही पता है, मतलब कोलिजन हो रहे हैं ये भी आपको पता है, और जितनी एनर्जी आपको चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी, उतने मॉलिक्यूल्स, उनका फ्रैक्शन भी अगर आपको पता है और आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यही रेट के बराबर भी हो जाता है, यही रेट के बराबर भी हो जाता है। वाह कमाल हो गया, यही रेट के बराबर भी हो जाता है। अरे कोलिजन थ्योरी में यही है मेरे भाई, यही रेट है, यही रेट है, समझ गए आप मेरी बात। इसके अकॉर्डिंग इसी को तो रेट कहता था वो, इसी को ही रेट कहता था वो। बस हो गया खेल, इसको आपने सॉल्व कर लिया, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जेड की वैल्यू को और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेट मिल जाएगा। और ये रेट किसके बराबर होगा, सर इसके बराबर, सर इसके बराबर होगा रेट, इसके बराबर होगा सर रेट, बोलो ना यार, इसके बराबर होगा रेट। कमाल हो गया। यहां से आप ये, यहां से आप के मत निकालिए, यहां से के निकलेगा नहीं, क्योंकि कोलिजन थ्योरी में, कोलिजन थ्योरी एरहेनियस की बात नहीं करती है, एरहेनियस इक्वेशन अलग है, एरहेनियस अलग खेल है, एरहेनियस अलग खेल है, ध्यान रखना, एरहेनियस एक अलग खेल है। ये कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग आया है, ये कोलिजन थ्योरी कहती है, यहाँ पर आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसीज देखनी है और एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखना है जिनके पास रेलेवेंट एनर्जी है, ताकि वो रिएक्टेंट आपस में टकरा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। तो फिर ये एरहेनियस नहीं है, ये पक्का एरहेनियस नहीं है, इट इज नॉट एरहेनियस, ये एरहेनियस से नहीं आई है। समझ गए आपकी बात, इट इज नॉट एरहेनियस, बात ध्यान रखिएगा मेरी, समझ गए आप मेरी बात।
तो यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, सिंपल मैं बता देता हूं, यहां से क्या कर सकते हैं, रेट जो होता है ना कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, इट इज कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट होता है वो होता है इसी के बराबर में, ये हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, तो यहां से मैं रेट निकालूंगा। और दूसरा तो हम बेसिक जानते ही, बेसिक तो हम जानते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में रेट को ऐसे ही लिखा जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म में रेट को ऐसे ही लिखा जाता है, ये है। इतना तो अपने को आ गया जी, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, मेरे को रेट मिल गया, रेट मिल गया, तो मेरे पास ये वाला खेल है क्या, क्या ये वाला खेल है, क्या ये वाला खेल है मेरे पास? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं है भाई, है ना तेरे पास, क्या ये वाला खेल है क्या तेरे पास? हाँ है ना सर, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास। तो फिर ऐसे में आप के बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकलवा देता हूँ, मैं वैल्यूज रखवा देता हूँ, सुन लीजिए मैं वैल्यूज रखवा देता हूँ, मैं वैल्यूज ही रखवा देता हूँ। देखिए जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, इसकी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 1.93 10 to the power 2022 हो गया 22 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड, ये हो गया रेट, दिस इज द रेट वैल्यू, ये आपके पास रेट वैल्यू है। आ गया आपको समझ में, क्या आपको समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आ गया? ये आपका खेल आ जाएगा, यहां तक ये आपका खेल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, ये वाली वैल्यू आ गई, अब आगे आपके पास आप इसे रिलेट कर सकते हैं, n स्टार आप जानते हैं, n स्टार na अपॉन v था, बोलो यार na अपॉन v n था, ये तो खेल था आपके पास, ये वाला खेल था आपके पास, ये hi तो है, अरे ये तो अपन चलते ही जा रहे हैं, hi तो है सिंपल। तो आप क्या करेंगे, आप वैल्यूज पुट कर देंगे और यहां पर एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं भी बता देता हूं। देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस सर, ये नंबर डेंसिटी है सर, नंबर डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है नंबर इट इज नंबर अपॉन वॉल्यूम, यही है नंबर अपॉन वॉल्यूम। और अगर मैं इस नंबर को अगर Na से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा, मोल्स। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको 1 अपॉन Na से डिवाइड करना है, सिंपल 1 अपॉन Na से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम तो वैसे का वैसा रह जाएगा, और ऊपर नंबर नीचे एवोगैड्रो नंबर, तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, अरे इसकी वैल्यू तो थी ना अपने पास, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 dy hi, ओहो ये आ गया मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिए शानदार। अभी तक आपने क्या निकाला, मैंने निकाला रेट इसके बराबर है, और ये किसके बराबर था, ये इसके बराबर था, बोलो यार ये रेट इसके बराबर था, बोलो यार ये रेट इसके बराबर था ना यार, ये रेट इसके बराबर था। तो सिंपली यहां पर हमने क्या लिख दिया, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं Na से डिवाइड करूं, मतलब इसको अगर मैं Na से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो बस इसको आप Na से डिवाइड कर दीजिए, इसको जैसे आप Na से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.032। बहुत बढ़िया शानदार, आपको समझ में आ गया, आपके पास ये आ गया, आपके पास यू हैव दिस, आपके पास ये है, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना सर, अब मेरे को केवल रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट बता दीजिए, रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा, ये सब अपने को समझ में आ चुका है। आई हैव गॉट दिस, ऑल दिस, ये सब कुछ मुझे समझ में आ गया। अब आप तो मुझे ये बता दीजिए बस, आपको एक चीज इसमें एक खेल और खेलना पड़ेगा। HI जो है HI थोड़ा सा लेंथी सवाल हो गया है, थोड़ा सा आप जब इसे खुद करेंगे तो आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब Na स्टार की वैल्यू जो है, दिस Na स्टार वैल्यू ये है क्या आपके पास? हाँ सर सबसे पहले स्टेप में तो करवाया था सर इसकी वैल्यू तो आपने सबसे पहले स्टेप में करवा रखी है, ये तो सबसे पहले स्टेप में ही करवाया था आपने,
अरे मूर्खों, ये तो सबसे पहले स्टेप में निकलवाया था ना, NA/VM, ये तो सबसे पहले स्टेप में यही तो निकलवाया था NA का। अरे यार, तो सबसे पहले स्टेप में निकलवाया था, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई भी थी, इसकी वैल्यू ये रही इसकी वैल्यू, ये रही इसकी वैल्यू, ले मैंने बताया भी इसकी वैल्यू 1.05 10 टू द पावर 25, ये इसकी वैल्यू सबसे पहले स्टेप में बताई थी। और Na, वाह, Na ऐसा करेगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू भी आ गई, ये वाली वैल्यू भी आ गई, हो गया खेल ही हो गया, दोनों वैल्यूज आ गई, खेल हो गया, दोनों वैल्यूज आ गई, खेल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 1/2 माइनस DHI, ओहो, इस रिएक्शन का जो रेट है वो इसके बराबर ही तो होता है, ओहो, यही तो रेट है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सर ये वाली वैल्यू है, मेरे पास सर, मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये दे तो दी, ये रही, और क्या है सर, ये वाली वैल्यू अभी आपने निकाली, ये रही सर, और ऐसे में आपके पास ये भी, आपके पास ये भी है, तो बस आप क्या करिए, रेट कांस्टेंट के लिए इससे डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत शानदार सवाल था ये, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यही हूँ भाई, यूट्यूब पे ही रहता हूँ मैं, चिंता ही मत करिए। अगर आपको इस सवाल में कोई समस्या आती है, वैसे बहुत आसान समझ आता, कुछ नहीं ना, सिंपल आपको थ्योरीज को रिलेट करना आना चाहिए, कौन सी थ्योरी किसे रेट मानती है, कोलिजन थ्योरी कुछ और कहती है, एरहेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट कुछ और है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इन बातों को आप अपने दिमाग में क्लियर करके चलेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, और सीक्वेंस ऑफ जो स्टेप्स हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप ये आपको पता होने चाहिए, किसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जेड के लिए आपको जो यू वैल्यू है वो कौन सी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, एन स्टार क्या है वो आपको निकालना आना चाहिए, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है वो आपको निकालना आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जेड था वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, समझ गए आपने बात? चलते हैं इस वाले सवाल पर, क्या कह रहा है कि N2O5 का ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री में भयंकर इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है भाई, है तो हमें पता है, फिर क्या करें, ये फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन से डिकम्पोज होता है, ठीक है भाई, हो जाए। हाफ लाइफ इसकी आपको दी हुई है, बहुत बढ़िया, हाफ लाइफ आपको क्या दी हुई है, 2.05 10 टू द पावर 4 सेकंड, बहुत बढ़िया। कितना समय लगेगा कि N2O5 देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इस वाली लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मैं कह रहा हूं दुनिया बर्बाद हो जाएगी। कितना समय लगेगा सैंपल N2O5 के सैंपल को 60% डिके होने तक, मतलब जैसे 100 से चला, 100 से 60 पहुंचने में, 100 तक इनिशियली हमारे पास इनिशियली 100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल से जब 60 रह जाएंगे, 100 से जब 60 रह जाएंगे, मतलब 40 जब डिकम्पोज हो जाएंगे, 60 रह जाएंगे, तो उस 60 पर आने पर आपको कितना समय लगेगा, मतलब 100 से 60 पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा, या फिर 40 इसका 40% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, पिछले वाला सवाल काफी लंबा हो गया, काफी लंबा खींच लिया गया उस सवाल को, कुछ नहीं था, लेकिन आप उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, पानी की तरह क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या रखा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम जानते ही हैं सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो अपना खेल हम जानते ही, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने को रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, इसका टी हाफ आपको दिया है, और टी हाफ और रेट कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो आपके पास है ही है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 0.693 और ये जो वैल्यू आपको गिवन है 2.05 10 टू द पावर 4 पर सेकंड, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको आप निकाल लाइए, इसको आप निकालिए, इसको आप सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूं, सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, इसको आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए। .338 10 टू द पावर -5 पर सेकंड, ये आपका क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया जी, रेट कांस्टेंट आ गया जी। अब क्या करना है सर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये लिखता हूं जी,
सर ये तो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन यही लिखी जाती है। ये क्या है, रिमेनिंग, रिमेनिंग। तो अब क्या है, 100 से शुरू हुआ 60 रह गया, 100 से स्टार्ट हुआ 60 रह गया, मतलब 100% स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया 0.6 रह गया, ऐसा ही 1 से स्टार्ट किया तो ये क्या हो गया 0.6 रह गया, 1 से स्टार्ट किया, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। के आपके पास है, के की वैल्यू क्या है 3.38 10 टू दी पावर -5 और टी आपको बताना है। सिंपल कुछ नहीं है, दोनों तरफ ln कर देंगे, दोनों तरफ ln करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ln करेंगे तो आ जाएगा -3.38 10 टू दी पावर -5 टी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जो है ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से आप इसको नीचे माइनस माइनस काट देंगे और टी जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा और टी की वैल्यू आप इसे निकाल देंगे। बहुत आसान था, कुछ नहीं था, कर लेंगे आप। लेकिन हाँ, ये जो बात थी टू डिके टू 60%, मतलब डिके होता होता 60% तक पहुंच गया है, डिके होता होता 60% तक पहुंच गया, मतलब 40% डिके हो गया है। समझ में आया आपको, डिके हो रहा है 100 से डिके होता 60% तक पहुंच गया, 60% तक पहुंच गया। समझ गया मेरी बात, तो 40% डिके हो गया और 60% रह गया, ये बात ध्यान रखना इसमें। समझ गया मेरी बात। चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ। ओहो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये तो कमाल का सवाल है, ये आपको जरूर छकाएगा, ऐसा सवाल जरूर छकाता है पक्का। क्योंकि इसमें होता क्या है, सिंपली आपको ऐसे में करना कुछ नहीं है, सिंपल करना कुछ नहीं, क्या क्या कह रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी हुई है, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, मैं ओवरऑल रेट निकालूं, ओवरऑल रेट अगर आप निकाल लेते हैं तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी भी आपकी निकल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिंपल ये क्या है, ये ओवरऑल रेट है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, दिस इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट, दिस इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट। ये आपको गिवन है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, आपको कह रहा है कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बता दे, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि ये बता दे ओवरऑल, ये क्या देगा, व्हाट इज दिस। कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है, के ओवरऑल जो लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इस के ओवरऑल को मैं अगर एलएनएस के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ओवरऑल आरटी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई संशय नहीं है, सब लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब K2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, A2, सिंपल, K2 की जगह पर A2 लिख सकते हैं यार, बोलो K2 की जगह A2 लिख दिया, एक्सपोनेंशियल E2 बाय R2, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहां अगर K3 की बात करें तो A3 e की पावर माइनस E3 बाय RT, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए, ऊपर भी K1 को ऐसे आप सिंपलीफाई कर लीजिए, K1 को भी सिंपलीफाई कर दिया तो आ जाएगा A1 e की पावर माइनस E1 बाय RT, बहुत बढ़िया। नीचे अगर बात करें तो ये क्या देगा, A5 आ जाएगा e की पावर 5 बाय RT, बहुत बढ़िया। चाहिए क्या, अब क्या चाहिए, 1/2 है, बहुत बढ़िया। सिंपलीफाई करें इसको सिंपलीफाई कर ले इसको सिंपलीफाई, ये ओवरऑल है, ये तो जो भी लिखा है ये तो आप ऐसे ही छोड़ दें, ये तो ऐसे ही रहेगा, उसको सिंपलीफाई करना है। तो जितने भी आपके पास ये प्री एक्सपोनेंशियल है इनको बाहर निकालो, ये तो बाहर A2 A3 और ये क्या हो जाएगा A1 A5, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, ये तो बाहर हो गए बाहर, कोई कुछ नहीं करना। इसकी अगर चर्चा करूं ये हो जाएगा माइनस E2 बाई RT, ठीक है। और इसको ऊपर ले जा, इस वाले को ऊपर ले जाते, ये क्या हो जाएगा E3 बाई RT, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आ गया। इसकी अगर बात करूं तो इसका तो अंडर रूट आपने कर दिया, ये कर दिया, उसका भी तो आपको करना पड़ेगा, उससे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस E1 बाई 2 RT, यही होगा। और ये भी क्या हो जाएगा, ये इसको नीचे रख लेता हूं आपके लिए नीचे रख देता हूं, माइनस 5 बाई 2 RT, यही होगा। और फिर अब अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा सर, प्लस में E5 बाई 2 RT, यही तो होगा, यही होगा। बन गई बात। अब जो प्री एक्सपोनेंशियल है उसे प्री एक्सपोनेंशियल से आप कंपेयर कर दो, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसे एक्सपोनेंशियल से आप रिलेट कर दो, और जैसे आप रिलेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सिंपली बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा, बिल्कुल एकदम पानी की तरह सिंपलीफाई हो जाएगा, पानी की तरह सिंपलीफाई होकर आ जाएगा। क्या आ जाएगा E2 बाई RT
माइनस माइनस था, ये माइनस है क्या? नहीं प्लस है, ले प्लस ले ले RT, ठीक है, वहां माइनस है, हाँ सर माइनस ही लूंगा, माइनस ही लूंगा 2RT, समझ गए आप मेरे बात। और आगे अच्छा करें तो ये प्लस में प्लस ही लूंगा, ले ले प्लस ले ले 2RT, बस। अब RT सब कैंसिल, और माइनस से आप माइनस को भी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, ये बन जाएगा E2 माइनस E3 प्लस E1 बाई 2। ओहो 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 ओहो, ये 2 का ध्यान रखना रे, 2 का ध्यान रखना, और E5/2, बस ये है। वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, सारी वैल्यूज आपको K2 से लेकर सब वैल्यूज दी हुई है, K2 K3 क्या दिया है, हाँ पहले क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिस्पेक्टिवली, एक्टिवेशन एनर्जी रिस्पेक्टिवली, ये पहले की है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, शायद ऐसा ही ना, 1 सेकंड थर्ड और 5, 1 सेकंड थर्ड और 5 वैल्यू पुट कर दीजिए। पहली वाली क्या है, फॉर द फर्स्ट, पहले वाला ये है, तो सेकंड का क्या है, सेकंड का 60 माइनस दूसरे का क्या है 60 में, तीसरे का क्या है, तीसरे का 50 है, पहले का क्या है, पहले का 40 है, 40/2, और अंतिम वाले का क्या है, अंतिम वाले का, बस कर दे सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 30 माइनस 5 25। दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप मेरे बात। चलते हैं भाई आगे अगले सवाल की तरफ। काफी आसान सवाल था ये वाला सवाल भी उतना ही आसान है, लेकिन आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। जल्दी से आप इसे करके बताइए, जल्दी से आप इसे पॉज करिए और बताइए। इसे और बता दीजिए बस। इसके बाद एक आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद खत्म करते हैं इस क्लास को। जल्दी से बताइए। कुछ नहीं कह रहा है कि दो रेट कांस्टेंट आपको दिए हुए x से y जाना, x से y जाने के लिए आपको दो रेट कांस्टेंट आपको दे रखे हैं, दो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी दे रखे हैं, दो एक्टिवेशन एनर्जीज भी दे रखी है। कह रहा है कि वो टेंपरेचर बता दे जिस पर दोनों रेट कांस्टेंट बराबर हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्या है, आपको k1 दिया हुआ है, k1 k1 e की पावर बाई RT, ये, और k2 भी आपको दिया हुआ है, k2 भी आपको दिया है e की पावर A2 बाई RT, ये आपको दिया हुआ। बहुत बढ़िया, शानदार, सब कुछ दिया हुआ आपको। A1 भी दिया है, A2 भी दिया है, E1 भी दिया है, EA2 भी दिया है। आपको कह रहा है कि वो टेंपरेचर बता दे जब K1 K2 बराबर हो जाएंगे। तो K1 K2 को बराबर कर दो, पहले तो सबसे पहले तो आप K1 K2 को बराबर ही करो, और K1 K2 को बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा। देखिए आपको लग रहा होगा ये सवाल आसान है, लेकिन अभी गड़बड़ करोगे आप, अभी आप गड़बड़ कर दोगे। अभी आप चाहे करके देख लीजिए, आप गड़बड़ करेंगे अभी थोड़ी देर में ही। ये हो गया, आपके पास वैल्यूज दी हुई है, आपको डाल दो वैल्यूज। सर वैल्यूज तो सारी दी हुई है, डाल दीजिए। क्या दिक्कत है इस सवाल में? इस सवाल में तो दिक्कत समझ में नहीं आ रही सर। कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। दिक्कत है तुझे, मैं बताता हूँ कैसे। कि यहाँ पर ये कैलोरी में दिया हुआ है, ओ हो, और ये जो R है ये भी आपको फिर कैलोरी में ही पता होना चाहिए, जो कि होता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अगर आपको ये नहीं पता तो आप फंस गए, फिर आप फंस गए। तो फिर सिंपल आपको क्या करना है, EA दिया हुआ है, ले भाई 2T हो जाएगा। A2 दिया हुआ है, हाँ सर A2 10 की पावर 10 दिया हुआ था सर, और EA2 क्या था, 1800 दिया हुआ है, 2T। बस अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व करो। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 300R, सॉरी 300 T, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 e की पावर -900T। सिंपल यही होगा, सिंपल यही तो होगा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 900T माइनस 300/T इज इक्वल टू 10 की पावर, यही होगा। इसे आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 600/T, और ये आ जाएगा सिंपल। अब आप नेचुरल लॉग लेंगे, लॉग ln, तो लॉग ln लेते ही क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 600/T, और ये हो जाएगा ln 10 ये, और इसे आप क्या लिखेंगे, सिर्फ 2ln 10, और इसे आप क्या लिखेंगे, इस पूरे को आप क्या लिखेंगे, इसको सर यहाँ से इसकी जो बेस है वो e है, इसको 10 बना लेता हूँ। अगर 10 बनाएगा तो क्या करेगा, 10 बनाएगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपल 2 × 2.303 कर देगा, log 10 ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, और सिंपल ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 600/4.303।
डी इज द करेक्ट आंसर। 4606 यार मल्टीप्लाई कर लेना ना यार, हो गया। चले भाई आगे, अंतिम अंतिम ये रात अंतिम अंतिम। ओहो अच्छा, यहाँ कुछ जबरदस्त एक्सप्रेशन लिखा है। देखिए दोस्तों, कमाल की बात आपको बता देता हूँ सिंपली। जब भी कभी हाफ लाइफ आप निकालते हैं, किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालते हैं, ये nth ऑर्डर के लिए nth ऑर्डर के लिए बशर्ते एक नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, 0 से लेकर n तक कुछ भी हो, बस पहले के लिए वैल्यू नहीं, पहले तो आप जानते हैं वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, तो उसका तो ये खेल है ही नहीं। इसके अलावा आप किसी पे भी लगाइए लग जाएगा। लेकिन कभी अगर मैं आपको ये कह दूं, मान लीजिए इस तरह का कोई रिएक्शन है 2B और 3C, ये रिएक्शन है, और मैं आपको कह दूं कि इनिशियली मैंने इसका 1 मोल लिया, इसका 2 मोल लिया और इसका 3 मोल लिया, इसका 1, इसका 2, इसका 3 मोल ले लिया, ठीक है। ये बात मैंने डिफाइन कर दी। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस रेट लॉ को फॉलो करता है। लेकिन बहुत कमाल की बात बता रहा हूं, आपने अभी तक जो भी रेट इक्वेशंस पढ़ी है या टी हाफ इक्वेशंस पढ़ी है, उन टी हाफ इक्वेशंस में ये वाला हिस्सा नहीं था, इट वाज नॉट देयर। सिंपल यही था 1/kn n-1 kn n-1 nth ऑर्डर को बताता है n-1 और 2 की पावर n-1 a0 की पावर n-1। ये आपने किया था, ये आपको पता है। लेकिन ये कब लगता था, ये वाला फॉर्मूला कब लगता था, केवल ये वाला फॉर्मूला कब लगता था, ये लगता था जब आपके पास जो रिएक्टेंट है, इधर जो रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट एक ही तरह का रिएक्टेंट है। यहाँ पर रिएक्टेंट की वैरायटीज है, ए है, बी है, सी है। ऐसे में क्या होगा, अगर ऐसा दे दे और आपको रेट इक्वेशन भी दे दे, कह दे कि इस तरह के रेट इक्वेशन को फॉलो करता है, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन कुछ इस तरह की है, जैसे मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन इसे फॉलो करता है, ये b की पावर हाफ c की पावर 3/2। मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंटल इस रेट लॉ इक्वेशन को फॉलो करता है। ये वाला रिएक्शन आपको गिवन है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है, और आपको कह दे भाई मेरे अब बता दे हाफ लाइफ, अब टी हाफ बता, ऐसे रिएक्शन की टी हाफ बता। तब आप क्या करेंगे, जब आपके पास ऐसा कुछ दे दे और वैसा दे दे, ये दोनों ये भी गिवन कर दे, ये भी गिवन कर दे, और पूछ ले क्या बता इसका टी हाफ क्या होगा, तो आप चकरा जाएंगे, क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए दोस्तों आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यही वाला। अब आप कहेंगे सर ABC क्या है, तो A कुछ नहीं है, A इज स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये है A। B क्या है, B ये है, और C क्या है, C ये है। समझ गया आपकी बात। अल्फा क्या है, सर इसमें दो नई चीज दिख रही है, ABC नया दिख रहा है और अल्फा बीटा गामा नया दिख रहा है। तो अल्फा क्या है, अल्फा A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है जो कि 1 है। बीटा क्या है, बीटा B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, और गामा C के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। और आप जानते हैं n क्या होता है, n ओवरऑल ऑर्डर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपके पास सब कुछ है, आपके पास n है, हाँ सर है। क्या आपके पास रेट कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ रेट कांस्टेंट वैल्यू दे देगा वो आपको, रेट कांस्टेंट वैल्यू आपको दे देगा। रेट कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए 0.036 पर सेकंड उसने दे दिया, कुछ भी दे दिया आप मान लीजिए, ठीक है। रेट कांस्टेंट वैल्यू आपको मेंशन कर देगा, तो आपको रेट कांस्टेंट दे देगा। n आपके पास है, a आपके पास है क्या, हाँ a है ना सर, a है ना सर, a की वैल्यू 1 है ना सर, यहाँ पर a है मेरे पास। क्या आपके पास अल्फा है, हाँ अल्फा है, रेट इक्वेशन दे रखी है, वही रेट इक्वेशन। अल्फा भी है मेरे पास, बीटा गामा सब कुछ है मेरे पास। इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या, हाँ सर इनिशियल कंसंट्रेशन भी है। अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन का खेल ये है, ये इक्वेशन केवल तभी लगेगी जब A0 by A, B0 by B और C0 by C बराबर हो, और ये बराबर हैं, यहाँ पर बराबर है। ये देखिए A0 क्या है, 1 मोल है, और A की वैल्यू 1 है। यहाँ पर क्या है, B क्या है, B की 2 मोल है, और उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 2 है, और ये 3 मोल है C, और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 3 है। तो ये लगेगी यहाँ पर। तो ऐसे केसेस में वो आपसे सवाल पूछ सकता है। मैं कह रहा हूँ दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इस तरह के फॉर्मूले आप जरूर पढ़ के जाएं, जरूर देख कर जाएं, और ऐसे सवाल भी प्रैक्टिस करके जाएं, तब आपको कुछ कॉन्फिडेंस जरूर आएगा केमिकल काइनेटिक्स में। चलते हैं, सेशन का अंत करते हैं दोस्तों, काफी लंबा सेशन हो गया है ये। मेरी बुक आप जानते हैं, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। सिंपल अमेजन पे अवेलेबल है, ये इसका लिंक आपको मिल जाएगी। बेहतरीन अवेलेबल है ये बुक, जबरदस्त सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल है। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड बुक एवर।
ये देखिए ये टिफर की है, जो बच्चे टिफर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस बुक को ले सकते हैं। इसमें 2023 तक के सॉल्यूशन है। 24 वाला क्वेश्चन पेपर आ गया, उसका सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ, जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। सो इसका रिवाइज वर्जन आपके सामने आ जाएगा। ये IIT जैम, जो बच्चे IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्ट इसे इस लिंक पे जाके ले सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं, मेरे से व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है स्ट्रेटजी वाइज और कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं केमिस्ट्री। इसके अलावा ये आपको दोनों कॉम्बो भी मिल जाएगी, ये भी अमेजन पे आपके लिए अवेलेबल है, ये भी आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है। और ये तो है ही है, जितने ज़्यादा सवाल आप कर सकते हैं आपको करने चाहिए, सो दैट आपका फाइनल एग्जाम बहुत अच्छा हो। हाँ, अगर आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर, सिंपल ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट बात करके भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अमेजन लिंक मैंने आपको दे ही रखा है, अमेजन लिंक पर आप जाकर वहाँ से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ज़बरदस्त बना सकते हैं और अच्छा रैंक पा सकते हैं नेट गेट जैम में। सो दोस्तों मिलते हैं अगले बेहतरीन सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा वो वाला सेशन भी आ रहा है, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर सवाल दूंगा और अगले ही दिन शॉर्ट पर उसका सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सो दोस्तों बी कनेक्टेड और इसे शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।